आप देख रहे हैं न्यूज नेशनल वर्ल्ड, खबर वहीं अंदाज नया। न्यूज़ नेशनल वर्ल्ड के खास कार्यक्रम राजनीति और रणनीति गौरव के साथ इस सप्ताह के नए एपिसोड में इंदौर विधानसभा क्षेत्र 3 के विधायक दावेदार दीपक जोशी पिंटू से खास चर्चा हुई, जिसमें पिंटू जोशी ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की। साथ ही चुनाव को लेकर क्या तैयारी है उस पर भी बात की गई। वहीं शहर में चल रही चर्चा, जिसमें पिंटू जोशी और अश्विन जोशी के बीच टिकट को लेकर चल रहे तनाव पर भी बोले पिंटू जोशी। देखिए पूरा कार्यक्रम राजनीति और रणनीति गौरव के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज नेशनल वर्ल्ड का खास कार्यक्रम राजनीति और रणनीति गौरव के साथ। अभी हमारे साथ मौजूद है इंदौर के कांग्रेसी नेता दीपक जोशी जी, जिनको इंदौर की जनता प्रेम से पिंटू भैया कहकर पुकारती है, जिनसे आज हम चुनावी रणनीतियों को लेकर, विकास को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार पिंटू जी। नमस्कार गौरव भाई। कांग्रेस की चुनाव रणनीति क्या है विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, जब चुनाव होते हैं तो हर पार्टी अपने अपने ताकतों के साथ में, अपने अपने प्लस पॉइंट्स के साथ में चुनाव रणनीति बनाती है। लेकिन जब चुनाव जनता वर्सेस सरकार का हो जाए तो कहीं ना कहीं हमारी रणनीति को हम मूर्त रूप देने में और फाइनलाइज करने में हमें फ़ायदा मिलता है। जैसे वर्तमान में 18-20 साल की भाजपा सरकार की जो नाकामयाबियाँ हैं, जनता का उनके प्रति जो आक्रोश है, साथ ही साथ में जनता उनसे पूर्ण रूप से बोर हो चुकी है। जब जनता अपने आप को एक पक्ष मान ले चुनाव का, तो कहीं ना कहीं किसी भी पार्टी के लिए चुनाव आसान हो जाता है। लेकिन चुनाव की रणनीतियाँ, चुनाव के दौरान पूरी मेहनत हर पार्टी को करना अनिवार्य है। तो हमारी पार्टी का भी ये विचार है कि भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों को हम जनता के बीच में ले जाएं। साथ ही साथ कमलनाथ जी की जो सरकार 1.5 साल चलने के उसके बाद भारतीय जनता पार्टी द्वारा खरीद कर गिरा दी गई, उसका न्याय मांगने हम जनता के बीच में जाएंगे। साथ ही साथ में कमलनाथ जी के जो विचार है, कमलनाथ जी की जो योजना है मध्य प्रदेश के बारे में, उसको जनता के बीच में ले जाएंगे। मतलब हम अपनी अच्छी बात भी करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की नाकामी को भी गिनाएंगे। जैसा कि बताया आपने, भाजपा अभी विकास को लेकर काफी चर्चा में आ रही है सामने जी। तो क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में और खास करके इंदौर शहर में जी। जो कि 6 बार स्वच्छता में फर्स्ट आ भी चुका है और 7वीं बार में आने की तैयारी चल रही है, फिर भी इंदौर में कई ऐसे शहर है, इंदौर में ऐसे कई जगह है जहां पर विकास अभी तक पहुंचा नहीं है या विकास हो नहीं रहा है, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, विकास यात्रा की सच्चाई तो मध्य प्रदेश की जनता ने देख ली है। जहाँ जिस शहर से विकास यात्रा निकल रही है, जनता उनको बदलाव कर कर, जूतों की माला पहनाकर, उन सबका विरोध करके बता रही कि विकास यात्रा सिर्फ कागजों पे हो रही है, जमीन पे नहीं बीत रही। वहीं दूसरी ओर इंदौर हम सबके लिए सौभाग्य गर्व की बात है कि इंदौर नंबर 1 आया है। इसमें पूरा योगदान हमारे शहर की शानदार जनता, सफाई कर्मी, जो हमारे स्वच्छता मित्र हैं वो, और इंदौर के शासन प्रशासन को भी इसमें धन्यवाद देता हूँ। और मेरा ये कहना है कि मैं आगे भी चाहूँगा कि इंदौर स्वच्छता में ही नहीं, अभी तो सुरक्षा में, सड़क के मामले में, पानी के मामले में, बिजली के मामले में, ड्रेनेज के मामले में, टैक्सेशन के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, शिक्षा के मामले में नंबर 1 रहे। जैसे कि आप विधानसभा 3 से आप दावेदारी कर रहे हैं कांग्रेस से, तो यदि आप चुनाव जीत जाते हैं, आप विधायक बन जाते हैं, तो जनता के लिए आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? देखिए, इंदौर विधानसभा 3 बड़ा महत्वपूर्ण विधानसभा है। इंदौर का नहीं है तो पूरे मध्य प्रदेश का। पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टैक्स अगर कोई देता है तो इंदौर विधानसभा 3 देता है। लेकिन देखने में आ रहा है कि उसके अनुरूप, उसके बदले में हमको उतना विकास उस सरकार की ओर से बदले में प्यार नहीं मिल रहा। तो हम चाहते हैं कि जब इंदौर की जनता, शानदार जनता मध्य प्रदेश में टैक्स के मामले में, जागरूकता के मामले में नंबर 1 हो, तो इंदौर को निश्चित बात उसको अधिकार मिलना चाहिए। इंदौर को जो टैक्स का पैसा मिलना चाहिए, इंदौर को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही है। खासकर 3 नंबर में तो देखा है अव्यवस्थित और कह सकते हैं कि बिगाड़ने वाला विकास करा जा रहा है। हम MG रोड का उदाहरण ले लें। MG रोड की सड़क पूरे 1 इंच कम बनी है मोटाई में जितनी उसकी होनी थी। तो ये देखने में आ रहा है कि इंदौर शहर को लेकर किसी भी पार्टी में जो वर्तमान में सत्ता में है, उनके पास कोई कार्य योजना ही नहीं है कि इंदौर 3 का विकास कैसे करें। चूँकि मैं वहाँ पैदा हुआ, मेरा बचपन उस क्षेत्र में बीता और मैं वहीं कहीं रहने वाला हूँ, तो मुझे मालूम है कि वहाँ के लोगों की अपेक्षाएं क्या है। 50 साल बाद भी हमारा 3 नंबर रहने लायक रहे, हम अपने परिवार को वहाँ पाल सकें, लोग अपने परिवार को वहाँ पाल सकें, ऐसी सुविधा, ऐसा माहौल उनको बनाना पड़ेगा। जैसे कि एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ
कि शहर में अभी एक काफ़ी चर्चा चल रही है जी। आपके टिकट को लेकर, जी। क्योंकि आपके ही परिवार से भाई है जो कि पूर्व में विधायक रह चुके हैं जी, कांग्रेस से, जी। और उनका भी नाम आ रहा है और आपका भी नाम आ रहा जी, है। जी। तो और उसमें ये भी बताया जा रहा, चर्चा यह भी है कि यदि आप दोनों आपस में अगर किसी तरह का मतभेद करते हैं या आपस में विवाद करते हैं तो किसी तीसरे को फायदा पहुंचेगा। तो कुल मिलाकर ये पूरा वाक्य क्या है? देखिए, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 कह सकते हैं जनता के आशीर्वाद से हमारे परिवार को वर्षों से मिलती रही। और पहले मेरे पिताजी, जिनका ये क्षेत्र रहा है मूलतः, और जहाँ के लोगों ने उन्हें दोनों हाथ से सम्मान और प्रेम आदर दिया। बदले में मेरे पिताजी ने भी क्षेत्र की जनता को अपना भगवान माना। उनके बाद में उन्होंने माननीय अश्विन जोशी जी को लड़ाया, 5 बार वो लड़े और 5 बार मैंने उनके छोटे भाई के रूप में काम किया। तो मुझे लगता नहीं है कि मेरा टिकट होता है तो मुझे कोई परेशानी आएगी, पहली बात है। और सबसे बड़ी बात है, टिकट वितरण जो हो रहा है वो मेरिट के आधार पर हो रहा है। 5 साल जनता के बीच में कौन रहा, कौन चुनाव जीत सकता है, ये कारण नहीं है कि किसी के झगड़े में किसी तीसरे को फायदा मिल जाएगा। सीधी सीधी बात है, जो चुनाव जीत सकता है उसको टिकट मिलेगा। मुझे लगता है कि मैं चुनाव जीतूंगा, इसलिए मुझे टिकट मिलेगा। आपको क्या लगता है कि जनता इस बार कांग्रेस को क्यों लाना चाहेगी? क्या कारण नहीं है ये बताइए। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, पीएससी के पद सालों से भरे नहीं जा रहे, सरकारी नौकरी में प्रदेश के युवाओं को मौका नहीं मिल रहा, रिश्वत देके बाहर के राज्यों के युवा यहाँ सरकारी नौकरी पा रहे हैं। इंदौर में स्वास्थ्य देखें तो सबसे महंगा स्वास्थ्य सुविधाएं किसी शहर में है देश में तो इंदौर में है। बम्बई दिल्ली में भी अस्पतालों का बिल इतना नहीं आता जितना इंदौर में। पानी की समस्या आज भी यथावत है। नर्मदा का 4था चरण आने बाद भी अगर इंदौर पैसा है तो हम सबके लिए शर्म की बात है। ट्रैफिक के मामले में हम सबकी गलती है, हम भी अपने आप को ट्रैफिक के पालन करें और शासन प्रशासन को करना चाहिए, वो पुलिस वालों को करना चाहिए कि चौराहे पे कोने में खड़े होकर लोगों को चालान काट के परेशान न करें। अभी तो ट्रैफिक व्यवस्था बन है। ऐसे काफ़ी मामले हैं क्षेत्र क्रमांक 3 में और इंदौर में जो आज भी विकास की बाट झूल रहे हैं। क्या कारण है कि हम सब जब पूना, जयपुर और ऐसे शहर हमारे साथ में एक ज़माने में एक बराबर हुआ करते थे, लेकिन वो विकास की गति उन्होंने पकड़ ली और हम नहीं पकड़ पाए। ये कहीं न कहीं सरकार की इच्छा शक्ति और सरकार के संरक्षण के कारण हो पाता है किसी भी शहर का विकास। शिवराज सिंह चौहान जी का ये सिर्फ सपनों का शहर है, क्योंकि शहर से उनकी वाही होती है। लेकिन शिवराज चौहान जी इस मध्य प्रदेश में और इंदौर में विकास का ऐसा कोई बड़ा काम नहीं कर पाए जो उनके खाते में गिन सके। मेट्रो की बात है कमलनाथ जी का, महाकाल लोक की बात है कमलनाथ जी का, और सिर्फ उनका काम है कि दूसरों के द्वारा किए गए कामों पे अपने नाम का स्टिकर लगाना। और जनता जान चुकी है कि शिवराज सिंह चौहान जी को अगर हम टीवी पे म्यूट बटन करके भी सुन ले तो बता सकते हैं कि शिवराज चौहान जी क्या बोल रहे हैं। जी, मेरा एक सवाल और ये रहेगा, जैसे इंदौर की बात चल रही थी जी, इंदौर शहर में कहीं ना कहीं क्राइम रेट बढ़ा है, आए दिन हत्याएं हो रही है, नाइट कल्चर को लेकर भी कई विवाद सामने आते हैं जी। तो क्या लगता है कांग्रेस की सरकार बनती है तो ऐसे मुद्दों पर कांग्रेस कड़क कदम उठाएगी? कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार ने दिखा दिया था कि इंदौर माफिया मुक्त हो सकता है। इंदौर के बड़े बड़े गुंडे, बदमाश और माफिया गैंगस्टर जेल में है या इस समय मध्य प्रदेश छोड़ चुके थे। एक कमलनाथ जी की सरकार का डर था गुंडों का कि अब आम जनता की सरकार आई, वो गुंडों का शहर में कोई योगदान नहीं है। साथ ही साथ में पुलिस के थाने जब सिटिंग से मिले, पुलिस के अधिकारी जब इंदौर को चारागाह समझ के इंदौर आए, तो कहीं ना कहीं इंदौर की हालत खराब होगी। और इसमें पुलिस की गलती नहीं, इसमें उन अधिकारी, उन नेताओं की गलती है जिन्होंने इनसे हाथ मिला के उनको थाने दिए। आप लाइए किसी पुलिस वाले को मेरिट पर थाना दीजिए और बोलिए कि आपके खुले हाथ हैं, आप टाइम रेट कम करिए, वो करेगा। पुलिस के ऊपर सरकार का इतना दबाव रहता है कि वर्तमान में जितने गुंडे हैं वो तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जितने शराब बेचते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, जितने ड्रग्स बेचते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। और आप देखिए आए दिन आपको नाम सुनने में आता है कि किसी न किसी गुंडे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता का हाथ है। तो जब तक इन बड़े नेताओं को जनता घर नहीं बिठाएगी तब तक उन गुंडों पर लगाम लगेगी नहीं। वो मुझे विश्वास है कमलनाथ जी की सरकार बनते से ही इन गुंडों को हम वापस उनके बिल में घुसा देंगे, या तो जेल मिलेंगे या फिर वो मध्य प्रदेश के बाहर मिलेंगे। वैसे भी सर आपने जो बात कही उसको नज़र में रखते हुए मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि भाजपा के कई ऐसे बड़े नेता हैं जो अब कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, तो क्या वजह रही होगी कि कांग्रेस में अब उनको शामिल होना पड़ रहा है? कि भारतीय जनता पार्टी के वो विचार नहीं रहे जो पहले हुआ करते थे, वो अब आरएसएस के विचारों पर नहीं चले।
उनमें लाभ हानि और शुभ लाभ का भाव आ गया है। और जब 20 साल किसी सरकार के पास पर्याप्त समय हो अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान देने का, जब 20 साल का पर्याप्त समय हो अपने कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने का, तब उन कार्यकर्ताओं का जब 20 साल में मनोबल सरकार नहीं बढ़ा सकती तो आने वाले कुछ सालों में भी नहीं बढ़ा पाएगी। तो कार्यकर्ताओं को लगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने विचारों से विरुद्ध जा रही है। अब भारतीय जनता पार्टी दिखा जाए तो पूरे देश में से नरेंद्र मोदी की पार्टी रह गई है। तो कहीं ना कहीं जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को अपने हाथों से गढ़ा है, उन लोगों का अपमान हो रहा है। वो कांग्रेस पार्टी में अगर वो आते हैं, वो कांग्रेस की विचारधारा मानते हैं, तो उनका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी में आने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से ये कहना चाहूँगा, कांग्रेस बड़े दिल की पार्टी, बड़ी सोच की पार्टी है। आप वो सोच लेके कांग्रेस में आइए, आप हमारे परिवार के सदस्य रहेंगे। एक मेरा आखिरी सवाल रहेगा कि कल एक खबर थी जो काफी चर्चा में थी जी, कि मध्य प्रदेश सरकार 1000 करोड़ रुपए का और कर्ज ले रही है। हाँ ठीक है, पहले ही लाखों हजारों का करोड़ का कर्जा है, तो क्या लगता है कि 1000 का और कर्जा लेना पड़ा 1000 करोड़ का? देखिए, हमारे मालवा की कहावत है, अखाड़ों में कही जाती है कि उधार का घी पी के शरीर नहीं बनता है। तो ये मध्य प्रदेश के विडंबना है कि 1000 करोड़ 2000 करोड़ हर हफ्ते लिए जा रहे हैं सरकार द्वारा, और अखबारों के माध्यम से बताया जा रहा है कि हम विकास कर रहे हैं। लाडली बहन योजना जो है उसका पैसा लोन लेके दिया जा रहा है, राशन का पैसा लोन दिया जा रहा है। यहाँ तक की बात है कि कर्मचारियों को उनका पैसा समय पे नहीं मिल रहा है, उनकी तनख्वाह समय पे नहीं मिल रही है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने मध्य प्रदेश को कंगाल कर दिया है। इतना ज़्यादा हमारे ऊपर कर्ज का भार है कि आने वाली हमारी 7 पुश्तों उसको नहीं चुका पाएगी। तो कहीं ना कहीं शर्म की बात है कि आप उधार का घी पी के शरीर बनाने जा रहे हो और जनता आपको घर बैठाने को राजी है। क्षेत्र क्रमांक 3 से कि 3 की जनता से जी, आप चुनाव को लेकर क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो आप सबके बीच का रहा हूँ, आपने मुझे बचपन से देखा है, मेरा चरित्र देखा है, मेरा रहन सहन देखा है, मेरा पूरा जीवन आपके सामने खुली किताब की तरह है। मुझसे गलती हुई तो आपने कान पकड़े, मुझसे अच्छा हुआ तो आपने मेरी पीठ थपथपाई, और इस परिवार का बेटा मानकर, माननीय श्री महेश जोशी जी का सुपुत्र मानकर, क्योंकि मेरे पिताजी से आप लोगों के बड़े पारिवारिक संबंध हैं, वो कहीं ना कहीं मेरे पिताजी का नाम आज भी आपके दिलों में जिंदा है। मैं चाहता हूं कि मुझ जैसे युवा साथी को, जो आपके क्षेत्र का है, आपके बीच का है, आपकी परेशानी समझता है, आपके आशाओं को समझता है, आपकी मन की बात जानना चाहता है, और सबसे बड़ी बात, इस क्षेत्र विधानसभा 3 को अपना मानता है, और इस क्षेत्र क्रमांक 3 की जनता जिसे अपना मानती है, उसे एक बार मौका दे, निश्चित बात है हम अच्छा करेंगे और आप लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरूँ, इसका मैं पूरा प्रयास करूंगा और अपनी उसे पुरजोर मेहनत करूंगा। धन्यवाद, जय हिंद। जैसे कि देखा आपने, अभी हमारे साथ मौजूद थे दीपक जोशी जी, जिनसे हमने खास चर्चा की कई मुद्दों पर। इसी तरह की न्यूज़ देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशनल वर्ल्ड।